दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक है वर्ण, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी भाषा को सीखने के लिए भाषा की मूल दुनिया सीखनी पड़ती है। जैसे अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमें ए से जेड तक के वर्ण आने ही चाहिए। उसी प्रकार जब हम लोग हिंदी सीखते हैं तो हमें आ से लेकर ज्ञ तक के वर्ण आने ही चाहिए। तो भाषा की मूल में वर्ण ही है। तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। भाषा की मूल ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये एक नंबर में पूछ लेता है कि भाषा की मूल ध्वनियाँ क्या हैं, तो हमारी सबसे छोटी इकाई भाषा की मूल ध्वनियाँ ही वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं वर्ण की परिभाषा। हाँ, तो यहाँ पे वर्ण की परिभाषा दी गई है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे का में हलंत लगा है, इसका मतलब आधा का चा टा पा, तो ये सारे जो बिना व्यंजन की सहायता से मिलकर बने हैं, ये सारे ही वर्ण हैं। भाषा की छोटी इकाई या ध्वनि आगे जिसका खंड नहीं किया जा सकता है वर्ण कहलाता है। और इन्हीं वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जब इन दोनों वर्ण मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। तो इन्हीं दो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी से टकराए, मतलब बिना रुकावट के सीधी जब निकल जाती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ। तो ये आपके 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या अगर लेखन की बात आ जाती है तो लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं, जिसमें से अंग और आह को भी जोड़ दिया जाता है। इससे जो है स्वर 13 बन जाते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त वर्ण हो जाते हैं, जिससे हमारी टोटल वर्णमाला 52 वर्ण की बनती जाके है। लेकिन मॉडर्न में जो है अभी आधार पे री का उच्चारण री होता है, तो इसीलिए इसमें व्यंजन की ध्वनि आती है री में। अतः री को पूर्ण रूपेण स्वर नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए इसे स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त वर्ण मान लिया जाता है। तो आजकल स्वरों की संख्या 10 ही मानी जाती है। कभी कभी कोई कोई कंपटीशन एग्जाम में 10 मान लेता है, किसी में 11 मान लेता है। तो ये अपने हिसाब से है। आगे देखते हैं स्वर के बाद स्वर के भेद। तो स्वर के विभिन्न प्रकार के भेद भी होते हैं। तो इनको बहुत बाट कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जब हम लोग उच्चारण करते हैं, देखो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें क्रमशः एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक। देखो मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक हो गए हैं। और उच्चारण के आधार पर इनको कहेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई और ऊ आता है, जिनको 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 बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ में थोड़ा ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, जैसे आ ई ऊ। और प्लुत में इन सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है। इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राएं होती हैं, जैसे कि ओम, ओ उ म ओम। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया उच्चारण के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। मतलब प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग स्वर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पे ये जिह्वा की स्थिति के आधार पे ये 3 बांटे गए हैं। उनमें जिह्वा की स्थिति से प्रयत्न किया जाता है। तो अग्र स्वर में है ई ए फॉन्ट वोवेल। और मध्य स्वर में छोटा आ। और पश्च स्वर में तो बेसिकली जो आ से रिलेटेड है सारे, आ ओ औ उ आ, ये सारे पश्च स्वर में आते हैं। याद करने के लिए आप अपने दिमाग में से बैठा सकते हैं कि जो आ जिसमें लग रहा है, गोला वाले अक्षर हैं, तो वो सारे पश्च स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है, जो बाकी हैं वो सारे अग्र स्वर में आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रयत्न के आधार पे। आगे देखते हैं नंबर 3, मुखाकृत के आधार पर। तो यहाँ पे मुखाकृत के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुंह हमारा कैसा खुल रहा है, आधा खुला पूरा खुल रहा है, आधा बंद हो रहा है पूरा बंद हो रहा है। तो इस आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत, अर्धसंवृत। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। विवृत विवृत में क्या होता है कि पूरा मुंह खुला होता है, तो उसको बिना मुंह खोले आप बोल नहीं सकते हैं, जैसे कि आ। अर्धविवृत में होता है आधा मुंह खुला होता है, तो अगर हम आधा मुंह खोलें तभी हमारा आ औ ए निकल जाते हैं। तो आ औ ए अर्धविवृत में हो गए। संवृत में क्लोज्ड होता है, अगर हम मुंह अपना बंद भी रखें फिर भी इनकी आवाज़ निकाली जा सकती है, जैसे कि ई उ। अर्धसंवृत में ए और औ होता है, तो यहाँ पे हाफ क्लोज रहता है कि मतलब आधा आपका मुंह बंद है आधा खुला भी है ना, तब भी जो है आप ए और ओ निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मुखाकृत के आधार पे। अब देखते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर, होंठ की लिप से होंठ की आकृत के आधार पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे होता है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या उदासीन।
इसको अर्धवृत्ताकार, आवृत्ताकार भी कहते हैं। तो वृत्ताकार के अंतर्गत जिससे हमारे होंठ गोल गोल बन जाते हैं वही आते हैं, जैसे कि ऊ ऊ ओ, इसको आप बोलेंगे तो आपके होंठ गोल बन जाएंगे। अर्धवृत्ताकार, इसमें होंठ गोल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, जैसे कि आ, ई, ए। तो आप ये याद रखिए कि आ वाले जितने हैं वृत्ताकार में आ जाते हैं, केवल बड़ा आ और छोटा आ को छोड़कर, क्योंकि छोटा आ उदासीन में चला जाता है और वृत्ताकार में बाकी सारे व्यंजन स्वर आ जाते हैं, सॉरी स्वर आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर इनसे सबसे अलग है, लेकिन ये दो असमान स्वरों से मिलकर बना होता है। अभी तक क्या था कि एक ही स्वर को जो है में बनते थे। अब यहाँ पे देखो संयुक्त स्वर में अगर आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिला दी जाती है तो ए बन जाता है। और आ या आ जो हमारे ह्रस्व स्वर थे आ ई उ, और दीर्घ स्वर थे बड़ा बड़ी बड़ू, इन दोनों का मेल ही हमारा संयुक्त स्वर बनाता है। तो जैसे आ ई और ई मिलके ए बन गया, आ और प्लस ए, जो ए हमने बनाया था इसमें आ और आ में जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। आ ऊ मिलके ओ बन जाता है। आ या आ को ओ से मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। यही तुम्हारा जो है आगे संधि में काम करेगा। इसे हमें पता होना चाहिए कि किस स्वर से क्या क्या बनते हैं। तो आज के लिए ये स्वर खत्म होते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है स्वर का। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।